हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ये पता है कि किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आईसीएसई बुक्स, सीबीएसई बुक्स एंड सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाती है, कराई जाती है, दैट टू फॉर फ्री। मतलब आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इज़न्ट दैट अ ग्रेट न्यूज़? ऑल्सो यूट्यूब पे तो यू कैन फाइंड द वीडियोज़, बट कभी कभी सर्च करने में टाइम लग जाता है। सो द बेस्ट वे इज कि इधर यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप अवेलेबल है, और यू कैन इवन गो टू आवर वेबसाइट जहाँ पे एवरीथिंग इज लाइंड अप इन द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे, और आपको बिना कोई टाइम वेस्ट किए सारे वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। Now, on this note, we are going to start with class 6 engaging English book, जो कि हमारी English literature की book है, उसका 11th unit, which is a poem which is kind of inspiring, जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द विलेज ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कौन होता है? लोहार, जो कि आयरन जो होता है, आयरन की चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बना। सो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी जस्ट लाइक अदर्स। अब ये विलेज ब्लैक स्मिथ जो है, ये किस तरीके से हमारे पोएट को इंस्पायर करता है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। एक बहुत ही रेगुलर सा विलेज ब्लैक स्मिथ है, और उसकी लाइफ के बारे में, मतलब वो कैसे रहता है, उसका दिन कैसे जाता है, लोग उसको किस तरीके से जो है ऑब्जर्व करते हैं, और किस तरीके से उसकी लाइफ में, मतलब उसका काम इम्पॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम उसकी फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है, यही सारा बताया है हमको इस पोएम में। सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट our poem, we'll read something about our poet, who is Henry Wadsworth Longfellow. So he was with us from 1807 to 1882, and he was an American poet and educator. So he was a teacher as well, an American poet. His well-known poems include Paul Rever's Ride and the Song of Hiawatha. और इसको हियावाथा भी बोलते हैं, both pronunciations are correct. He is the only American poet to have a statue displayed in the Poets' Corner in Westminster Abbey in England. So ये सिर्फ एकमात्र ऐसे पोएट हैं जिनकी एक स्टेच्यू डिस्प्ले है। कहाँ पे? वेस्टमिंस्टर एबी इन इंग्लैंड। एबी मतलब एक चर्च एरिया होता है, वहाँ पे जो पोएट्स कॉर्नर है, वहाँ इनकी एक स्टेच्यू भी बनाई गई है। एंड ही इज़ अ लव्ड पोएट, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब आप इस पोम को पढ़ोगे ना, यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग रिस्पेक्ट फॉर दिस पोएट। अब बिफोर वी स्टार्ट द पोम, वी हैव सम ओवरव्यू। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ एट वर्क? आपने कभी भी किसी लोहार को काम करते हुए देखा है? आपने देखा होगा, यू नो, दे वेयर दोस ग्लासेस। वो ग्लासेस पहनते हैं क्योंकि जब उनको लोहे को काटना होता है तो उसमें से बहुत सारे स्पार्क्स निकलते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर आइज़, लेकिन उसको देखने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि यू नो फायर क्रैकर्स हैं बहुत सारे। अ ब्लैक स्मिथ शेप्स आयरन इनटू समथिंग यूजफुल एंड स्ट्रॉन्ग। सो ब्लैक स्मिथ जो होता है वो आयरन को किसी यूजफुल चीज़ में, किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ में जो है चेंज कर देता है। Read the poem to find out how the blacksmith's life of hard work and honesty can be an inspiration to us. तो अब हम ये जो पोम पढ़ रहे हैं, इसमें पोएट हमें बताना चाह रहा है कि किस तरीके से ये जो पर्सन है, ये जो ब्लैक स्मिथ है, इसकी जो लाइफ है जिसमें वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, एट द सेम टाइम वो इतना ऑनेस्ट है, वो हमारी लाइफ को किस तरीके से इंस्पायर करता है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. The smith, a mighty man he is he, with large and sinewy hands, and the muscles of his brawny arms and are strong as iron bands. So जो ये first paragraph है, first stanza है, यहाँ पे poet ने जो ब्लैक स्मिथ है उसके फिजिकल पैरामीटर्स को, उसका जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो अंडर स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, एक बहुत बड़ा सा फैला हुआ चेस्टनट ट्री है जिसके नीचे जो है ब्लैक स्मिथ, अब उसको उन्होंने क्या कहा है? विलेज स्मिथी कहा है। विलेज स्मिथी मतलब विलेज का ब्लैक स्मिथ। ही स्टैंड्स मतलब वो रहता है, वो वहाँ पे काम करता है। द स्मिथ अ माइटी मैन इज़ ही, जो हमारा ब्लैक स्मिथ है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। माइटी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है।
विथ लार्ज एंड सिन्यूई हैंड्स, उसके बहुत बड़े बड़े एकदम मस्कुलर हैंड्स हैं, एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स, और उसके जो मसल्स हैं, जो उसके मस्कुलर आर्म्स की जो मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स, जैसे आयरन के बैंड्स होते हैं, जैसे वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप उसको मूव कर सकते हो, नहीं कर सकते, वैसे ही उसके मसल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं, हम स्टैंजा बाय स्टैंजा मीनिंग देखेंगे। The poet here gives a description about the appearance of the village blacksmith in the village by telling about his physique and how strong his arms look. यहाँ पे स्टैंजा में वो हमें उसका physical appearance बता रहे हैं और बता रहे हैं वो कितना strong दिखता है। The poet gives description of his strong arms and muscles, which is a result of hard work that he does being a blacksmith and which frames his body like this. Obvious सी बात है, हमें पता है कि अगर वो लोहार है तो he has to have a hammer in his hand और उसको उसे बीट करना पड़ता होगा, तो यू नो दैट्स अ फिजिकल एक्सरसाइज जिसकी वजह से उसकी मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो एक तरीके से उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते देते पोएट हमें ये बता रहे हैं कि वो कितना हार्ड वर्क करता होगा जिसकी वजह से उसका मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, his hair is crisp and black and long. His face is like the tan. His brow is wet with honest sweat. He earns whatever he can and looks the whole world in the face, for he owes not any man. अब यहाँ पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन के साथ वो हमें उसके कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। उन्होंने कहा उसके जो बाल हैं वो एकदम क्रिस्प हैं, ब्लैक हैं और लॉन्ग हैं, लंबे बाल हैं उसके और उसके एकदम क्रिस्प बाल हैं। His face is like the tan. His face is like the tan मतलब धूप में काम करके उसका जो फेस है वो टैन हो चुका है, उसका फेस का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो चुका है। स्किन डार्कन बाय एक्सपोजर टू द सन, जो धूप में लोग काम करते हैं उनकी जो स्किन है वो थोड़ी डार्क हो जाती है ना, दैट इज टैन। His brow is wet with honest sweat. अब वो इतना हार्ड वर्किंग है और वो इतने ऑनेस्टली अपना काम करता है, कैसे पता चलता है हमको, यहाँ बोला है ऑनेस्ट स्वेट। तो अगर आप काम कर रहे हो और अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली काम अगर आप कर रहे हो तो आपके सर पे पसीना आता है, तो उसका जो ब्रो है, उसके जो आईब्रोज हैं उस पर पसीना आ रहा है और ये एक ऑनेस्ट स्वेट है। ऑनेस्ट स्वेट मतलब उसकी ईमानदारी में जो वो मेहनत कर रहा है उससे जो पसीना निकला हुआ है उसकी बात हो रही है। He earns whatever he can. अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पैसे के लिए चीट नहीं कर रहा किसी को, या वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहा है, उससे जितना उसके पास काम आता है, जितना पॉसिबल होता है उतना वो कमाता है। एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस। ये जो मतलब है, ये जो फ्रेज है लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस, इसका मतलब ये होता है कि वो हर किसी से आंखों में आंखें डाल के देखता है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ तब झुकती हैं जब आपने कोई गलत काम किया हो। आपकी आंखें सिर्फ तब झुकती हैं जब आपके अंदर कोई चोर हो, कोई डिसऑनेस्टी हो, लेकिन इसके अंदर या आपके अंदर आलस हो। अगर आप काम चोरी कर रहे हो तो भी आपकी नज़रें झुक जाती हैं, लेकिन हमारा जो ब्लैकस्मिथ है वो इतना हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है कि वो हर किसी को ही लुक्स इन द फेस, वाई, विथ डिग्निटी, विथ करेज। क्यों? बिकॉज ही डजंट ओ एनीवन एनीथिंग, क्योंकि उसने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट मैन है जिसने अपनी लाइफ बहुत ईमानदारी से जी है। इसका भी हम मीनिंग देख लेते हैं। द पोएट फर्दर गिव्स सम डिटेल्स ऑफ हिज अपीयरेंस इन दिस पोम बाय स्पीकिंग अबाउट हिज हेयर विच इज ब्लैक, crisp and long, which comes from dwelling in the sun all day long. Harsh sun rays tan his face in the day. अब क्या है, वो क्रिस्प हैं, क्यों? क्योंकि पसीने से वो एकदम सूखे हो गए हैं, प्लस एट द सेम टाइम उसका फेस कैसा है, टैंड है। He is sweating from the hard work that he is doing. उसको जो स्वेट आ रहा है इसलिए क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है। He is proud and dignified as he is an honest man and he earns his living in honesty. वो एक बहुत प्राउड और डिग्निफाइड मैन है, क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है और अपनी जो अर्निंग है वो ऑनेस्टी वाली अर्निंग है उसकी। Hence, he is not afraid of anyone. इसलिए उसे किसी से डर नहीं है। These all are the marker of his hard work, which makes his body rough and strong. और यही सारी चीज़ें हमें पैरामीटर्स बताए जा रहे हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी कितनी स्ट्रॉन्ग है।
These symbols are also marker of the uncomfortable and hard work that he does on a daily basis, which has affected his body. अब ये भी बताते हैं, ये symbols हैं, मतलब जो बता रहा है कि उसको इतना काम आ रहा है, उसको sweat आ रहा है, वो बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा uncomfortable और hard work करता है, जो उसकी body को affect करता है. However, he is a man who is not affected by his poor and harsh condition to fall into temptations of cheating and unfair business. उसकी ये एक ऐसा आदमी नहीं है जो देखे कि अरे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन कितनी कम कमाई है मेरी और इसको सोचते वो कोई अनफेयर बिजनेस मतलब मीन्स जो है या इलीगल बिजनेस में चले जाए. उसके लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. द ब्लैक स्मिथ इज अ नोबल मैन हु डज हिज बिजनेस ऑनेस्टली. ब्लैक स्मिथ एक नोबल मैन है जो अपना काम बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करता है. थर्ड स्टैंजा देखते हैं. वीक इन वीक आउट फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यू कैन हियर हिज बेलोज ब्लो, यू कैन हियर हिम स्विंग हिज हेवी स्लेज with measured beat and slow, like a sexton ringing the village bell when the evening sun is low. अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं उसके काम करने का तरीका, वो कितनी मेहनत करता है. वीक इन वीक आउट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट मतलब हफ्ते बदलते जाते हैं, सुबह से लेके रात तक वो काम करता है. यू कैन हियर हिज बेलोज ब्लो. अब बेलोज का मतलब होता है अ डिवाइस टू ब्लो एयर in order to make a firm burn. So basically क्या होता है, जैसे आप स्मिथ, वो एक ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, तो उसके जो अगर उसको कुछ काम करना है तो उसका मशीन चलाना है या उसको कोई चीज़ को मारना है या ब्लो करना है तो आपको उसकी आवाज़ आती है. You can hear him swing his heavy sledge. Now sledge is a heavy long handed hammer. तो आपको जो है उसके heavy sledge के swing की आवाज़ आती है. With measured beat and slow. और आपने देखा होगा हमेशा एक रिदम में उनकी बीट होती है. क्यों? क्योंकि आपका जो हाथ है वो एक रिदम में ही करते हो, आप ऐसे ऐसे नहीं मारते हो. ये नहीं होता कि एक मारा फिर नहीं आवाज़ आ रही है फिर मारा, ऐसा नहीं होता. एक रिदम है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि वो एक बीट होता है, एकदम स्लो बीट के साथ चलता है वो. Like a sexton ringing the village bell. Sexton is a church official who rings the church bells. जैसे चर्च के बेल्स जो हैं, जो पर्सन उसकी ड्यूटी होती है चर्च के बेल्स को रिंग करना, तो उसके लिए वो क्या करता है, जैसे ये अगर आपकी बेल है तो इससे ना एक बड़ा सा रोप लटका होता है और उस रोप को आपको पुल करना होता है क्योंकि चर्च की बेल बहुत ऊपर होती है. तो जैसे एक सेक्सटन जो है एक रिदम के साथ जो है चर्च की बेल को रिंग कर रहा होता है, उसी तरीके से जो हमारा ब्लैक स्मिथ है उसके जो स्लेज है वो उसको मेजर्ड बीट के साथ ब्लो करता है. When the evening sun is low. So ये when the evening sun is low मतलब जब शाम होती है तब चर्च की बेल्स हमेशा रिंग करती हैं, उसी के बारे में बता रहा है. तो यहाँ हम मीनिंग देख लेते हैं इसका. यहाँ इसका मीनिंग है द पोएट नाउ स्पीक्स हाउ हार्ड द विलेज ब्लैक स्मिथ वर्क्स डे एंड नाइट. अब इसमें वो बता रहा है कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है. विद हिज बेलो एंड टूल्स, अपने बेलो के साथ अपने टूल्स के साथ वो कितनी मेहनत करता है. वन कैन हियर द ब्लोज फ्रॉम हिज बेलो. एक को जो ब्लो करते हैं उसकी ब्लो की आवाज़ आ सकती है. एंड हिम ड्रैगिंग हिज हैवी स्लेट, और वो जो अपना जो हैवी स्लेट ड्रैग करता है उसकी भी आवाज़ आ सकती है. ही ड्वेल्स फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट एवरी डे. वो सुबह से लेकर शाम तक रोज़ काम करता है. नेक्स्ट स्टैंजा. एंड चिल्ड्रन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल लुक इन एट द ओपन डोर. They love to see the flaming forge and hear the bellows roar and watch the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor. अब यहाँ बात हो रही है कि बाकी लोग उसे कैसे देखते हैं, स्पेशली किड्स की बात हो रही है यहाँ पे. एंड चिल्ड्रन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, बच्चे जब घर जाते रहते हैं स्कूल से, तब क्या है बीच में इसकी शॉप आती है. लुक इन एट दी ओपन डोर, और इनका जो दरवाज़ा है शॉप का वो ओपन रहता है, तो वो उस ओपन डोर से ब्लैक स्मिथ को काम करते हुए देखते हैं. दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज. अ फोर्ज क्या होता है, अ फर्नेस वेयर मेटल्स आर हीटेड एंड शेप्ड. तो ब्लैक स्मिथ जहाँ काम करता है वहाँ पे हमेशा एक फर्नेस होता है, भट्टी होती है वहाँ पे, जिसमें आप ना मेटल को, जैसे अगर आपको ट्विस्ट करना है, आयरन को अगर आपको ट्विस्ट करना है तो पहले आप उसको गर्म करते हो ताकि उसमें सॉफ्टनेस आ जाए, फिर आप उसको डिफरेंट शेप देते हो. तो वो जो है उस फ्लेमिंग फोर्ज को देखते हैं. एंड हियर द बेलोज रोर, और वो बेलोज को एकदम जिसमें से जोर जोर से आवाज़ें आ रही है वो उस चीज़ को सुनते हैं. एंड वॉच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई, और उसके बाद क्या है, जब
अगर वो कोई चीज़ को काट रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैकस्मिथ होते हैं जब वो मशीन चलाते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा चिंगारी निकलती है। सो वो चिंगारी को देखते हैं वो सारे बच्चे, और वो चिंगारी कैसी लगती है, जैसे कि लाइक शेफ फ्रॉम अ थ्रेशिंग फ्लोर। मतलब यहाँ पे जैसे कि अगर धान जो होता है, जो गेहूं होता है उसका धान होता है, तो जब उसको गेहूं से गेहूं से अलग किया जाता है तो वो कैसे हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो चैफ क्या होता है, द आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स ऑफ ग्रेन। तो वो भी वैसा ही, ऐसा लगता है कि हर जगह जो है स्पार्कल्स हो रहे हैं, वो वैसा ही दिखाई देता है। अब इसका मीनिंग क्या है, द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट हाउ चिल्ड्रन आर मेस्मराइज्ड बाय हिज वर्क। बच्चे कैसे उसके काम को देख के एकदम जो है सरप्राइज्ड हो जाते हैं। दे आर एक्साइटेड टू लुक थ्रू द ओपन डोर to see the sparks flying from the flames and his bellow hitting the metal. They love to see how the flames and the sparks are forming shapes in the air. वो देखते हैं कि कैसे flames और sparks जो हैं वो अलग अलग shapes बना रहे हैं air में। He goes on Sunday to the church and sits among his boys. He hears the parson pray and preach. He hears his daughter's voice singing in the village choir and it makes his heart rejoice. अब यहाँ हम बात कर रहे हैं उसकी पर्सनल लाइफ की, मतलब उसकी फैमिली की। हर संडे को वो चर्च जाता है एंड सिट्स अमंग हिज बॉयज़। अमंग हिज बॉयज़ का मतलब और अपने फ्रेंड्स के साथ वो वहाँ बैठ जाता है। ही हियर्स द पार्सन प्रे एंड प्रीच। पार्सन का मतलब क्या है, प्रीस्ट। तो वहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो उनको सुनता है, वो प्रे करते हैं, अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। ही हियर्स हिज डॉटर्स वॉइस सिंगिंग इन द विलेज क्वायर। और विलेज क्वायर जो चर्च होता है वहाँ पे आप अलग अलग गाने गाते हो, मतलब जो क्वायर होता है वहाँ का वो लोग डिफरेंट सॉन्ग्स जो हैं वो गाते हैं। उसमें उसकी बेटी भी है उस क्वायर में, और वो अपनी बेटी की आवाज़ सुनता है एंड इट मेक्स हिज हार्ट रिजॉइस। और उससे उसका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। So now let's check the meaning. In these lines, the poet is trying to show that the blacksmith is also a part of the society where he participates in the social practices and customs. यहाँ वो ये बताना चाहते हैं कि blacksmith भी सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, उसकी भी एक फैमिली है, वो भी सोशली इन्वॉल्व होता है लोगों के साथ। चर्च जाता है, वहाँ उसकी जो डॉटर है वो स्क्वायर का एक पार्ट है जहाँ पे वो उसके गाने को सुनता है, बहुत खुश होता है। He goes to the church on Sundays and sits with his friends. He watches his daughter singing in the choir and he feels happy. Next stanza, it sounds to him like her mother's voice, singing in paradise. He needs must think of her once more, how in the grave she lies, and with his rough hand he wipes a tear out of his eyes. अब यहाँ वो बोल रहा है इट साउंड्स टू हिम लाइक हर मदर्स वॉइस। उसकी जो बेटी की आवाज़ है वो बिल्कुल उसकी माँ की आवाज़ जैसी है। सिंगिंग इन पैराडाइज, तो शायद इस वक्त स्वर्ग में गा रही होगी। क्यों? क्योंकि शी इज़ नो मोर, उनकी डेथ हो चुकी है। ही नीड्स मस्ट थिंक ऑफ हर वंस मोर, हाउ इन द ग्रेव शी लाइज। फिर अभी उसको वापस उनकी याद आती है और वो सोचता है कि किस तरीके से वो अपनी ग्रेव में अभी शी इज़ देयर एंड शी इज़ नॉट विद देम एनी मोर एंड विथ हिज हार्ड रफ हैंड। और यही सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने वही उसी स्ट्रॉन्ग हैंड से जिससे वो हैमर को पकड़ता है उसी से वो अपने आंसुओं को पोंछ लेता है। Now here he gets emotional as he sees his daughter singing in the choir which reminds him of his wife. तो यहाँ पे वो बहुत इमोशनल हो जाता है जब वो अपनी बेटी को choir में गाते हुए सुनता है और उसके थ्रू उसको उसकी वाइफ की याद आ जाती है। His wife passed away and he remembers her singing for him. उसकी वाइफ जो है उनकी डेथ हो चुकी है और उसे याद आता है कि किस तरीके से उसकी वाइफ उनके लिए गाना गाया करती थी। He sees an image or reflection of his wife in his daughter. उसकी डॉटर में, उनकी बेटी में उनको अपनी वाइफ की झलक दिखाई दे रही है। He finds her voice and singing divine which brings tears to his eyes. उसको उसकी वॉइस और उसकी सिंगिंग जो है बहुत उसके दिल को छू जाती है जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। The blacksmith sees a reflection of his wife in his daughter. These lines show the noble character of the blacksmith and his love towards his family. इन लाइन से हमें पता चलता है कि उसका कैरेक्टर कितना ज़्यादा प्योर है, कितना नोबल है, और इससे पता चलता है कि वो अपनी फैमिली को कितना प्यार करता है।
Now, next is toiling, rejoicing, sorrowing. Onward through life he goes. Each morning sees some task begin. Something attempted, something done has earned a night's repose. टॉयलिंग, रिजॉइसिंग, सॉरोइंग. टॉयलिंग मतलब अपना काम करना, खुश होना, सौरों में आ जाना, दुखी हो जाना, और इसी तरीके से लाइफ आगे बढ़ती जा रही है. हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग सीज सम टास्क बिगिन. हर मॉर्निंग एक काम की शुरुआत होती है, कोई काम होता है, कुछ वो सीखता है, कुछ करता है, और उसी तरीके से वो रात में एक अच्छा रेस्ट जो है अर्न करता है. इसका मतलब है कि hence he lives his life like this, toiling for his living. toiling मतलब काम करता है अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए. rejoicing with his friends and daughter, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी बेटी के साथ खुश होता है. remembering his wife and her memories, दुखी भी होता है अपनी वाइफ को, उसकी मेमोरीज को याद करके. he begins his work in the morning and dwells till night to earn his living. वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है ताकि उसका रोजगार चलता रहे. He would try to attempt to do something new and some work he would complete for the day. So वो हर दिन जो है कुछ नया ट्राई करता है, दिन में कुछ काम कंप्लीट करता है, and some he would think to finish the next day. और कुछ काम होता है जो अगले दिन के लिए भी रह जाता है. These lines mean that the blacksmith dwells with work which is the similar work of a lot of thoughtless physical work. इससे पता चलता है कि जैसे ब्लैकस्मिथ है, उसको अगर एक आयरन को शेप देना है तो उसके लिए बहुत सारा दिमाग लगाने की ज़रूरत है. उसे पता है उसे कैसे करना है. मतलब ये अगर वो कुछ सुन रहा है, कोई थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, तो भी उसका काम इफेक्ट नहीं होगा. ही इज़ फॉलोइंग द सिमिलर वर्क्स एवरी डे टू अर्न अ लिविंग एंड स्लीप्स एट पीस. और वही काम वो रोज़ कर रहा है और रात में चैन से सो जाता है. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट स्टैंजा. Thanks to thee, my worthy friend, for the lesson thou hast taught. Thus at the flaming forge of life, our fortunes must be wrought. Thus on its sounding anvil shaped, each burning deed and thought. यहाँ वो बोल रहे हैं थैंक्स टू यू. दी मतलब होता है यू माई वर्दी फ्रेंड. अब वो उस फ्रेंड को वर्दी बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि ही डिजर्व्स द रिस्पेक्ट. ही डिजर्व्स, वाई? बिकॉज ही इज सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन. ही इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन ऑनेस्टी. एट द सेम टाइम ही हैज़ अ लवली हार्ट. तो वो कह रहे हैं थैंक्स टू यू फॉर द लेसन दाउ हैज टॉट. वो लेसन, उस लेसन के लिए जो तुमने आज मुझे सिखाया है. Thus at the flaming forge of life, मतलब जिस तरीके से जो लाइफ है, लाइफ की भट्टी भी जल रही है. Our fortunes must be wrought. Wrought का मतलब होता है shaped. लाइफ चलती जा रही है और उसी तरीके से हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो किस्मत है, उसे शेप करना है हमको. Thus on its sounding anvil shaped. तो एनविल क्या होता है? अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आयरन ऑन विच मेटल्स आर हैमर्ड. तो एनविल जो है एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक होता है आयरन का, जिसके ऊपर आप किसी भी मेटल को रख के मारते हो, उसको एनविल कहते हैं. तो दस ऑन इट्स साउंडिंग एनविल शेप्ड ईच बर्निंग डीड एंड थॉट. मतलब हमारा हर काम जो हम करते हैं, हमारा हर विचार जो है, उसको हमें सोचना पड़ेगा, उसको सही शेप देना पड़ेगा. अपनी लाइफ को सही शेप देने के लिए, अपनी लाइफ को एक अच्छा मतलब देने के लिए. In this last stanza, the poet is thanking the blacksmith for a lesson that he has taught him without his knowledge. Blacksmith को पता भी नहीं है, लेकिन उसने किसी को इंस्पायर किया है. The way the blacksmith dwells from day and night teaches him that we are makers of our own fate. जिस तरीके से जो blacksmith है वो दिन रात काम कर रहा है, उसी तरीके से poet को लगता है हम भी हमारी डेस्टिनी के blacksmith हैं. मतलब हम अपनी डेस्टिनी को मतलब सही तरीके का शेप दे सकते हैं. एंड ईच डे वी शेप आवर फ्यूचर एंड लाइफ विद आवर ओन हैंड्स. जैसे वो आयरन को रोज नया नया शेप देता है, वैसे ही हम अपनी जिंदगी को अलग अलग शेप देते हैं. यू कैन ऑल्सो रेफर टू द विलेज ब्लैकस्मिथ एनालिसिस है. सो इसमें ये वाला लाइन छोड़ देते हैं. बेसिकली सबसे पहले समरी स्टार्ट करते हैं. द पोम ओपन्स विद द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ विलेज ब्लैकस्मिथ हु हैज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड मस्कुलर हैंड्स विच हैव बिकम एज स्ट्रॉन्ग एज द आयरन बैंड्स. जो हमारी पोम स्टार्ट होती है, उसमें हम विलेज ब्लैकस्मिथ जो है उसके फिजिकल अपीयरेंस को डिस्कस करते हैं. उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, मस्कुलर हैंड्स हैं, और उसके जो हैंड्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं जितने आयरन बैंड्स होते हैं. Longfellow goes on describing his hair which is black and crisp. फिर वो उसके बालों के बारे में बताते हैं कि वो कितने ब्लैक हैं, लॉन्ग हैं, क्रिस्प हैं. The poet tells that the blacksmith earns with his honesty and so he lives with respect and dignity.
फिर वो बताते हैं कि वो बहुत ऑनेस्टली अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। The poet further describes that the blacksmith never feels any contempt towards his work. उसको कभी भी अपना काम करते टाइम बुरा नहीं लगता, वो अपने काम से परेशान नहीं है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। When the school children comes back from the school, so when the school children come back, ओके, बिकॉज चिल्ड्रन प्लूरल है तो हम कम्स यूज़ नहीं करेंगे। जब बच्चे जो है स्कूल से वापस आते हैं, दे लव लुकिंग एट द फ्लेम दैट द ब्लैक स्मिथ यूजेस टू फोर्ज हिज आयरन। तो उनको वो आग, वो फ्लेम देखने में बड़ा मज़ा आता है जिससे वो आयरन को शेप करता है। The blacksmith also goes to attend the church prayers on Sundays and he listens to his daughter sing and feels happy. तो हर संडे को वो चर्च जाते हैं जहाँ पे उनकी बेटी जो है वो विलेज क्वायर का एक पार्ट है, और वो उसको जब गाना गाते हुए सुनते हैं तो उनका दिल जो है बहुत खुश हो जाता है। The cause that makes him happy is the voice of his daughter, which makes him feel as if her mother from the heaven is singing for him. वो इसलिए इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ में उनको उनकी वाइफ जो कि अब डेड है, जो मतलब अब उनके साथ नहीं है, उसकी याद दिलाती है कि उसकी आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ की आवाज़ जैसी है, और इसीलिए उनको अपनी वाइफ की याद आ जाती है और बहुत खुश हो जाते हैं वो। The blacksmith cannot stop his tears of joy. जब वो उसके लिए गाती है तो वो अपनी खुशी के आंसू प्लस एट द सेम टाइम वो जो अपनी वाइफ को मिस कर रहे हैं, वो जो टीयर्स आ रहे हैं उनकी आंखों में, वो रोक नहीं पाते। The poet thinks that the blacksmith is a perfect example of what a man should be. Poet को लगता है blacksmith एक perfect example है कि एक आदमी को किस तरीके का होना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। He starts to work in the morning and finishes it by the evening and thus his life goes on. वो सुबह काम चालू करते हैं, रात में अपना काम खत्म करते हैं, और इसी तरीके से उनकी लाइफ आगे बढ़ती जा रही है। In the last stanza, the poet tells us that we must learn a lesson from the life of the blacksmith. Last stanza में poet हमें ये बताते हैं कि हमें blacksmith की लाइफ से एक सबक सीखना चाहिए। As he shapes the iron on his flame, we must also shape our life with our hard work. जिस तरीके से वो उस आयरन को आग में तपाता है और उसको शेप देता है, वैसे ही हमें अपने डीड से, अपने थॉट से, अच्छे कर्मों से अपनी लाइफ को शेप करना चाहिए। So here we are done with the summary. Now we will see the structure of this poem. Structure मतलब किस तरीके से जो poem है उसका rhyming pattern क्या है, और उसको जो है किस मतलब जो different stanzas है, कितने stanzas है ना, all those things. सबसे पहले Longfellow writes the poem with 8 stanzas. Total इस poem में 8 stanzas हैं. The rhyme scheme varies in the stanzas. अब हर stanza में rhyming pattern जो है, rhyme scheme है, वो अलग है। जैसे कि अगर आप पहला stanza देखोगे तो उसका rhyming pattern है A B A C D C, A B A C D C, लेकिन जो दूसरा stanza है उसका rhyming pattern है A B C B D B, A B C B D B। इसी तरीके से हर स्टैंजा का जो राइमिंग पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। The poem proceeds in a natural order from a description of the blacksmith and his character. तो अब यहाँ पे बताया है कि एक कहानी जिस तरीके से बताई जाती है उसी तरीके से बहुत नेचुरल ऑर्डर में इस पोम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा में उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, प्लस उसके कैरेक्टर के बारे में बताया हुआ है। जो फोर्थ स्टैंजा है उसमें कि वो विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो बताया गया है। उसके बाद जो है फिफ्थ और सिक्स्थ स्टैंजा में वो कैसे अपनी सोशली कैसे इन्वॉल्व है, रिलीजियस कमिटमेंट और परसिस्टेंस इन लाइफ बताया गया है। और लास्ट जो सेवेंथ और एट्थ स्टैंजा में है उसमें वो बता रहा है कि वो लेसन जो है क्या लेसन दे रहा है रीडर को, मतलब जो कि हम हैं, जो लोग उस पोम को पढ़ रहे हैं उस पोम में वो क्या एक लेसन दे रहे हैं रीडर को। सो ये है लास्ट 2 स्टैंजास में। क्लियर? अब आते हैं हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस में। सो सबसे पहले इसमें सिमिली यूज़ हुई है। सिमिली मतलब क्या होता है, जब आप 2 डिफरेंट चीज़ों को एक कॉमन पैरामीटर के बेसिस पे कंपेयर करते हो यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, उसे हम कहते हैं सिमिली। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्रॉनी आर्म्स, उसके जो मसल्स हैं ब्रॉनी आर्म्स के, दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स। तो यहाँ पे जो उसके जो मसल्स हैं उनको कंपेयर किया गया है, मसल्स को कंपेयर किया गया है आयरन बैंड से। और क्या चीज़ कंपेयर की गई है, उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया है यूजिंग द वर्ड एज। तो ये एक हो गया सिमिली।
It is used here to compare his brawny arms to iron bands. एक और सिमिली जो इस पोम में यूज हुई है वो है his face is like the tan. उसका जो फेस है वो कैसा है, like the tan. Clear? नेक्स्ट जो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है अलिट्रेशन. अलिट्रेशन का मतलब होता है जब एक ही सेंटेंस में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, कोई भी साउंड रिपीट होता है, उसको हम बोलते हैं अलिट्रेशन. इसमें जैसे है माइटी मैन, तो यहाँ पे म का साउंड रिपीट हो रहा है, स्मिदी स्टैंड्स स का साउंड रिपीट हो रहा है, हियर हिज ह का साउंड रिपीट हो रहा है, हियर हिम, एंड देन वी हैव हिज हेवी, सिमिलरली फ्लेमिंग फॉर्ज. ये सारे जो हैं ये अलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं. अब आता है एसोनेंस. एसोनेंस मतलब क्या होता है, अलिट्रेशन में क्या होता है, सेम साउंड रिपीट होता है. ओके, एसोनेंस का मतलब होता है कोई, जैसे एसोनेंस और कॉन्सोनेंस दो होते हैं. एसोनेंस में कोई वोवेल का साउंड रिपीट हो रहा है और कॉन्सोनेंस में किसी कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट हो रहा है. जैसे अगर आप ये देखोगे, it is evident in stanza 2 with the repetition of the word o sound repeat हो रहा है उसमें, with words looks, whole, world, for, o's. अब यहाँ पे देखो alliteration मतलब वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ वो नहीं है, बस यहाँ पे ओ का साउंड रिपीट हो रहा है. वर्ल्ड, लुक्स, होल, फॉर, ओज, तो यहाँ पे ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, इसको हम एसोनेंस कहते हैं. क्लियरली? ठीक है. और लास्ट है मेटाफोर. मेटाफोर मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप दो चीज़ों को कंपेयर तो कर रहे हो लेकिन उसमें एज और लाइक वर्ड यूज नहीं कर रहे हो. जैसे दिया हुआ है आवर फॉर्च्यून्स मस्ट बी रॉट, हमारी जो किस्मत है उसे शेप देना चाहिए. तो यहाँ पे लाइफ इज कंपेयर टू अ स्मिथी, लाइफ जो है एक ब्लैक स्मिथ से कंपेयर की गई है. एट हुज फॉर्ज आवर फॉर्च्यून्स आर शेप, जिसके फौज पे, जिसके उस भट्टी पे हमारी लाइफ भी शेप होती है. सिमिलरली ईच बर्निंग डीड एंड थॉट, ईच बर्निंग डीड एंड थॉट मतलब यहाँ पे लाइफ इज कंपेयर टू एन एनविल, जिस पे आप मार के जो है आप अपनी डेस्टिनी को शेप करते हो. एंड आवर डीड्स एंड थॉट्स आर कंपेयर टू हॉट आयरन, हमारे जो कर्म होते हैं उसी से हमारी लाइफ शेप होती है. तो हमारे कर्मों को कंपेयर किया गया उसके हैमर से, प्लस हमारी लाइफ को कंपेयर किया गया है एनविल से, जिस पे रख के हमारे कर्मों से हम उसको शेप देते हैं. सो दिस इज लाइक एन एक्सटेंडेड मेटाफोर. इसको बोलते हैं कि बहुत बड़ा, डीप, इसको बोलते हैं कंपैरिजन. क्लियर? सो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द विलेज स्मिथी लोकेटेड, विलेज स्मिथी कहाँ पे लोकेटेड है. सो ये फर्स्ट लाइन जो है पोम की उसमें इसका आंसर मिलता है. विलेज स्मिथ इज लोकेटेड अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, कहाँ पे, अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री. नेक्स्ट इज लिस्ट द टूल्स ऑफ द ब्लैक स्मिथ एज मेंशन इन द पोम. इस पोम में ब्लैक स्मिथ के कौन कौन से टूल्स जो हैं मेंशन किए गए हैं. सो द वेरियस टूल्स मेंशन इन द पोम आर बेलोज, स्लेज, फोर्ज और एनविल. क्लियर? ये चार टूल्स मेंशन किए हैं. नेक्स्ट इज व्हाई इज द ब्लैक स्मिथ एबल टू लुक द होल वर्ल्ड इन द फेस. जो ब्लैक स्मिथ है वो पूरी दुनिया को एकदम डिग्निटी के साथ फेस पे कैसे देख पाता है. द ब्लैक स्मिथ इज एबल टू लुक द होल वर्ल्ड इन द फेस एज ही इज ऑनेस्ट एंड रिलीजियस, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है और वो रिलीजियस है. रिलीजियस का मतलब यहाँ पे है हार्ड वर्किंग से. He is a person who loves his family, God and is content with what he gets in life. वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, वो भगवान को मानता है, प्लस वो एक बहुत ही ज़्यादा कंटेंट इंसान है जिसको लगता है कि लाइफ में जो मिल रहा है उसको बहुत ज़्यादा लालच नहीं है. He doesn't owe anything to anyone. और वो किसी के लिए मतलब वो जिम्मेदार नहीं है कि मैंने इससे ये लिया, मुझे ये वापस करना है, या मैंने इससे ले लिया, मैंने उससे ले लिया. उसने किसी से कुछ लिया नहीं है. सो दैट इज़ वाई ही इज़ अ प्राउड मैन विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. डिस्क्राइब द साउंड्स ऑफ द ब्लैक स्मिथ एट वर्क, व्हाट आर दे कंपेयर टू. अब यहाँ पे जो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं ब्लैक स्मिथ से जो हमने पढ़ा है थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में, वो कौन कौन से हैं. द वेरियस साउंड्स वन कैन हियर अराउंड द ब्लैक स्मिथ आर द ब्लोज ऑफ हिज बेलोज एंड द स्विंग ऑफ हिज हेवी स्लेज विथ मेजर्ड बीट एंड स्लो. सो यहाँ पे जो डिफरेंट साउंड्स हैं जो हम सुन सकते हैं वो है ब्लोज ऑफ हिज बेलोज, स्विंग ऑफ हिज हेवी स्लेज विथ मेजर्ड बीट एंड स्लो. Okay, next is
What does the blacksmith do on Sunday? Why does it makes his heart rejoice? Blacksmith जो है Sundays को क्या करता है और क्यों उसका जो दिल है वो एकदम खुश हो जाता है? The blacksmith goes to church on every Sunday and takes part in prayers. So blacksmith जो है हर संडे को चर्च जाता है और प्रेयर में पार्ट करता है, मतलब प्रेयर्स का एक हिस्सा बनता है. He hears his daughter's voice in the choir and is delighted. वो अपनी बेटी की आवाज़ सुनता है choir में जहाँ वो गा रही है और उसका दिल खुश हो जाता है. He feels that he can hear the singing of his dead wife from heaven. उसे लगता है कि उसकी जो वाइफ है जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी हेवन से उसके गाने की आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाता है. Why does he wipe a tear out of his eyes as he sits in church? जब चर्च में वो बैठा हुआ है तो उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, वो अपनी आंसू क्यों पोंछ रहा है? On Sundays, the blacksmith goes to church where he is very happy to hear his daughter singing in the village choir. संडेज को ब्लैकस्मिथ जो है वो चर्च जाता है जहाँ वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी जो बेटी है वो विलेज क्वायर में गाना गा रही है. Her voice reminds him of his wife singing in paradise. उसकी जो आवाज़ है वो उसको याद दिलाती है उसकी वाइफ की जो कि शायद उसके लिए हेवन से गाना गा रही है. And he wipes his tears when he thinks of his wife resting in her grave. और जब उसे अपनी वाइफ की याद आती है कि वो मर चुकी है, वो अपनी ग्रेव में रेस्ट कर रही है, तो उसकी याद में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो वो वाइप आउट करता है. क्लियर? ओके. अब नेक्स्ट है, you have to answer the questions with reference to the context. And the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. Whose arms are described here? किसके arms के बारे में बात हो रही है? And why are they brawny? So blacksmith's arms have been described here. Blacksmith के जो arms हैं उन्हें describe किया गया है. They are brawny as they are big muscles and as strong as iron bands. वो brawny इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत बड़े, मतलब he is extremely powerful and as strong as iron bands. Okay? Identify and explain the figure of speech used in the extract. अब ऑलरेडी हम पोएटिक डिवाइस में ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इसमें सिमिली यूज हुई है जहाँ पे उसके आर्म्स को आयरन बैंड से कंपेयर किया गया है. क्या कंपेयर किया हमने? स्ट्रेंथ कंपेयर की है. The muscles on his brawny arms are strong as iron bands. A figure of speech which involves a direct comparison between two unlike things. दो अलग अलग चीज़ों को जब आप डायरेक्टली कंपेयर करते हो with the words like or as is called simile. Simile is the figure of speech used here. यहाँ पे कौन सी figure of speech यूज की गई है? Simile. What other phrases have been used to describe the blacksmith's appearance? Blacksmith के appearance के लिए और कौन-कौन से phrases use किए गए हैं? So जो different phrases use किए गए हैं वो हैं large and sinewy hands, brawny arms, crisp black and long hair, face like the tan, wet brow with honest sweat. Wet brow with honest sweat. ये उसका physical description है. Okay? अब है next. And watch the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor. How were the burning sparks formed? ये जो burning sparks है ये form कैसे हुए थे? The burning sparks come from the huge fire that the blacksmith uses in his forge. ये जो burning fire है ये कहाँ से आई है? ये आई है वो उस huge fire से जिसमें वो अपने जो forge में use कर रहा है. Who watched the burning sparks fly? Why did they love the smithy? कौन ये burning sparks को fly करते हुए देखता है? उनको ये smithy क्यों पसंद है? The school children who out of curiosity and admiration love to see the blacksmith work through the door which remains open. कहाँ से वो दरवाज़ा जो खुला रहता है वहाँ से वो blacksmith का काम देखते हैं. Children love to see the bellows which produce sounds like roaring. Children also love to see the sparks which keep flying and produce a scene like the flying husks during the threshing procedure. उनको जो है ये एक तो उनको बेलोस की आवाज़ अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कोई रोर कर रहा है, प्लस उनको ये जब वो मतलब आयरन को फौज में डाल रहा है या उसे मार रहा है, बीट कर रहा है, तो उसमें से जो स्पार्क्स आते हैं जो ह्यूज फायर में से, उन्हें वो उसको उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि कोई जो है थ्रेशिंग प्रोसीजर के टाइम पे जो हस्क फ्लाई करता है उन्हें वैसा लग रहा है. अब है व्हाट इज शैफ.
Explain the figure of speech in the given lines. Chaff is the dry, scaly, protective casing of the seeds of cereal grains or similar fine, dry, scaly plant material. Chaff मतलब क्या होता है, जैसे गेहूं का धान होता है, चावल का धान होता है, ऐसा ही जो सूखा पार्ट होता है जिसको आप निकाल देते हो, बाद में उड़ा देते हो, जैसे मूंगफली होती है उसको आप सेकते हो तो उसका भी कवर जो होता है वो फ्लैशी होकर निकल जाता है, उसको chaff कहते हैं. The burning sparks come from the huge fire that the blacksmith uses in his forge. ये जो burning fire आता है, ये जो burning sparks आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? From the huge fire जो blacksmith अपने forge में use करता है. Children get amused to see the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor. तो ये already हम बहुत बार discuss कर चुके हैं. अब है thanks to thee, my worthy friend, for the lesson thou hast taught. तो अब यहाँ पे है who is being referred to as the poet's friend. पोएट का फ्रेंड किसको कहा गया है और क्यों वो इस फ्रेंड के लिए worthy एडजेक्टिव का यूज कर रहा है. The poet refers to the blacksmith and thanks him for the lesson that he has taught to the poet. यहाँ पे फ्रेंड के लिए पोएट जो है ब्लैकस्मिथ के बारे में बात कर रहा है. The way the blacksmith dwells from day and night teaches him that we are makers of our own fate. जिस तरीके से जो ब्लैकस्मिथ है सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है वो हमें ये सिखाता है कि हम भी हमारी किस्मत को बनाते हैं. एंड ईच डे वी शेप आवर फ्यूचर इन लाइफ विद आवर ओन हैंड्स. तो जिस तरीके से वो इन आयरन बैंड्स को शेप करता है, हम भी हर दिन अपने कर्मों से अपनी लाइफ को शेप करते हैं. दिस इज़ वाई ही कॉल्स हिम वर्दी. और वो इसीलिए उसे वर्दी कह रहा है क्योंकि वो एक ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग इंसान है जो कि अपनी लाइफ में कंटेंट है और इसीलिए वो उसे वर्दी कह रहा है. What lesson has the worthy friend taught the poet? इस वर्दी फ्रेंड ने पोएट को क्या सिखाया है? The speaker has learned important life lessons from him. स्पीकर ने इससे बहुत important 2 लाइफ लेसन सीखे हैं. पहला, he has learned the value of hard work. मतलब हार्ड वर्क की वैल्यू उसने सिखाई है. Second, he has learned the lesson of life with its trials, toils and difficulties. दूसरा जो है उसने ये भी सीखा है कि लाइफ में ना बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी it keeps on going. One learns to face hardships even as one pursues good deeds and thoughts. अगर आप जो हो बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आपके बहुत अच्छा सोचो, उसके बाद भी आपको ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन we are makers of our own fate and each day we shape our future and life with our own efforts. हम हमारी लाइफ को बनाते हैं और हम ही हमारी लाइफ को शेप देते हैं अपने थॉट्स से, अपनी डीड से. यही चीज़ सिखाई है. अब है Identify and explain the figure of speech used by the poet to illustrate the lesson taught by the friend. तो ये हमने जो लास्ट पोएटिक डिवाइस देखी थी वो था मेटाफॉर. Our fortunes must be wrought. इसका मतलब होता है लाइफ इज compared to a smithy. एक ब्लैकस्मिथ से कंपेयर की जा रही है. At whose forge our fortunes are shaped. जिसके फौज में, उस भट्टी में हमारी जो पूरी जिंदगी है वो शेप होती है. Each burning deed and thought. ये जो बर्निंग डीड और थॉट है ये उस हैमर की तरह हैं जो कि उस एनविल में रखी हुई हमारी लाइफ को शेप करते हैं. सो दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच विच इज मेटाफोर. क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लास्ट पार्ट में विच इज पॉन्डर, थिंक एंड आंसर. डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द ब्लैकस्मिथ. ब्लैकस्मिथ का कैरेक्टर डिस्कस करना है. इन द पोम द विलेज ब्लैकस्मिथ बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्लैकस्मिथ एज अ लार्ज स्ट्रॉन्ग मैन विद लॉन्ग ब्लैक हेयर एंड अ टैन फेस. तो ये तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया. He is honest and hard working and doesn't owe anyone anything. वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है और वो किसी का उसने कुछ नहीं लिया है, उसको किसी को कुछ नहीं देना है. He loves his daughter, issues his mother. So यहाँ पे misses his mother. So just ये वाली लाइन हम हटा देते हैं. He loves his daughter and grieves for his wife throughout all the difficulties and hard work he faces. तो सारी चीज़ों के बावजूद वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, जिसे वो मिस करता है, और अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता है. अब है, डू यू थिंक द ब्लैकस्मिथ लीड्स अ कंटेंटेड लाइफ. क्या ब्लैकस्मिथ एक जो है संतोष की लाइफ जीता है, मतलब संतुष्ट लाइफ जिसमें उसको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए? तो येस, ही लीड्स अ कंटेंटेड लाइफ एज ही डजंट ओ एनीवन एनीथिंग एंड इज ऑनेस्ट विद हिज वर्क. उसने कभी जो है उसको किसी से कुछ लेना नहीं है, उसे किसी को कुछ देना नहीं है और अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा है. उसके अंदर लालच नहीं है. इसका मतलब वो एक बहुत ही संतुष्ट लाइफ जी रहा है.
नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। सो यहाँ पे जो ईडियम्स दिए हुए हैं कुछ, जो सारे ईडियम्स का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, तो हमें उसको उसके करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। सो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली शो यू द आंसर। सो गो द एक्स्ट्रा माइल, कम ऑन, यू नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब होता है मेक अ बेटर एफर्ट। तुम काम कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें और अच्छी मेहनत करना है, यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट इज पुल वंस वेट, तुम्हें अपना भार उठाना पड़ेगा। इसका मतलब डू वंस फेयर शेयर ऑफ वर्क। अगर एक टीम में तुम्हें काम दिया गया है, सो यू विल हैव टू पुल योर वेट, मतलब तुम्हें जो काम दिया गया है तुम्हें उसको ईमानदारी से पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पुल वन सॉक्स अप, कम ऑन पुल योर सॉक्स अप। इसका मतलब क्या होता है, डू मोर देन इज एक्सपेक्टेड, मतलब जो है एकदम कमर कस लो, तुम्हें ये काम करना है, जितना तुम्हें बोला गया उससे अच्छा करके दिखाओ। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, यू हैव टू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। इसका मतलब क्या होता है, वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, मतलब बहुत ज्यादा कस के काम करना है। गेट वंस हैंड्स डर्टी, यू हैव टू गेट योर हैंड डर्टी। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो या तो आपको कोई इलीगल काम करना है, या तो बी इन्वॉल्व विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है घर साफ कर रहे हो तो आपने बोला कि हाँ मैंने सिर्फ ये काम कर दिया। यू हैव टू क्लीन द वॉशरूम ऑल्सो, यू हैव टू क्लीन द किचन ऑल्सो, not only the good part of the job, right? So that is known as you have to get your hands dirty. नेक्स्ट है प्रोफेशन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स में सही सफिक्स लगा के हमें इसका प्रोफेशन बनाना है। जैसे डायरेक्ट का हो जाएगा डायरेक्टर, इन्वेंट इन्वेंटर, रिपोर्ट रिपोर्टर, इंस्पेक्टर, कंपोजर, लेक्चरर, पियानिस्ट, वायलिनिस्ट एंड ड्रमर। ये रही इनकी स्पेलिंग्स। ओके, पियानियर नहीं होता, वायलिनर नहीं होता, पियानिस्ट होता है, वायलिनिस्ट होता है। ओके, अब नेक्स्ट है प्रोफेशंस। अ पर्सन इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियन। एक जो स्पेशलिस्ट होता है न्यूट्रिशन में, वो न्यूट्रिशनिस्ट होता है, या डाइटिशियन कहते हो आप उसको। अ पर्सन हु इंस्टॉल्स एंड मेंटेन्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, उसको इलेक्ट्रिशियन कहते हो। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिशियन होता है। अ पर्सन हु कैन परफॉर्म मैजिक, वो मैजिशियन होता है। मैजिशियन नहीं, मैजिशियन होता है। ओके, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। अब होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे आपने बोला ब्यूटिफुल और माइटी मैन और सिन्यूई हैंड्स, ये क्वालिटी बता रहे हैं। क्वांटिटी 1 2 3 ऑल, मैनी, सम, ये सब होते हैं क्वांटिटी। जहां आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं तो ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। और इंटरोगेटिव में आ जाते हैं क्वेश्चंस, व्हिच, whose, what, where. ओके, ये सारे आपको ग्रामर के वीडियोस में पता चल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स। सो आई डायरेक्टली शो यू द आंसर्स। द न्यू बॉर्न किटन वॉज टू फीबल टू क्राई, मतलब बहुत ही नाजुक थी, टू फीबल बहुत कमजोर थी, टू क्राई। द न्यू किचन कैबिनेट इज नॉट स्टर्डी इनफ टू होल्ड द हैवी वेसल्स। स्टर्डी नहीं है मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसमें आपने बड़े बड़े वेसल्स रख दिए। My new smartphone is not as slender as my previous phone. Slender मतलब sleek, पतला। मेरा पहला फोन जो था बहुत स्लेंडर था, बहुत स्लीक था, बहुत पतला सा था। ये कितना थिक है, हैवी है। It is dangerous to go skydiving without proper training. It is dangerous मतलब dangerous का मतलब तो सबको पता है। The hunter was a brave man, but he lived in mortal fear of lizards. वो था तो बहुत brave, लेकिन उसको lizards से बहुत डर लगता था। मॉर्टल मतलब एकदम जानलेवा डर, यू नो। अब है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट एडजेक्टिव एंड स्टेट देयर टाइप्स। सबसे पहला है देयर वर डैश रीजंस। अब रीजंस जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं ना, मैंने बताया 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, तो इसके लिए मच यूज नहीं होगा, मेनी यूज होगा, क्योंकि मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो आप बोलोगे देयर वर मेनी रीजंस फॉर देम टू सेलिब्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप नंबर बता रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। ये क्या हो गया, क्वांटिटी। नेक्स्ट इज even though I have been working for 2 hours, I have made dash progress with my project. अब यहाँ पे भी little यूज होता है जहाँ अनकाउंटेबल होता है, जहाँ आप काउंट नहीं कर सकते। कैन यू काउंट प्रोग्रेस, नहीं। आप मेजर कर सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, लिटिल। अगेन ये किस चीज को बता रहा है, क्वांटिटी। नेक्स्ट इज
डैश इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कैन यू सी अ क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप बोलोगे व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये हो गया इंटेरोगेटिव। क्या हो गया ये? इंटेरोगेटिव। मनी इज द डैश मेंबर ऑफ द फैमिली। जब हम बात करते हैं एज की तब हम एल्डर या एल्डेस्ट यूज करते हैं। पुरानी जब हम बात करते हैं तब हम ओल्ड, ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज करते हैं। तो मनी जो है पुराना नहीं है, सबसे बड़े हैं वो घर में, तो हम बोलेंगे एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पे जो तुम एल्डेस्ट यूज कर रहे हो तो तुम उसमें क्या बता रहे हो? यहाँ पे तुम क्वालिटी बता रहे हो, क्वांटिटी नहीं बता रहे हो, क्वालिटी बता रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज द पैलेस ऑफ बाज बहादुर। वो है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज द पैलेस ऑफ बाज बहादुर। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता ना तो तुम्हें विच यूज करना पड़ता। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, एंड देन इट इज दिस इज द डैश वीक ऑफ माई वेकेशन। तो यहाँ पे हम कभी नहीं बोलते दिस इज द 2 वीक, हम बोलते हैं दिस इज द 2nd वीक। और यहाँ पे भी नंबर पता चल रहा है तो ये भी क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। ओके, क्लियर? तो अब आंसर्स देख लेते हैं। ये रहे हमारे आंसर्स। And here we are done with this chapter. So thank you so much everyone for being with me. And ये सारे वीडियोस के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को देखना ना भूलें। ये था हमारा होम पेज। बस वहाँ पे जाके आपको करना क्या है? क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद आपको जो चैप्टर पढ़ना है उस सब्जेक्ट का, एंड योर वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल, जहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी अब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पूरा कंटेंट अब आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है। Now you are supposed to tell me that if you like this video or no. How would you tell me that? By giving me a like and share and subscribe to our channel. Thank you so much. I'll see you soon in my next video. Bye bye.